हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपकी जो स्टडीज होगी वो बेहतरीन तरीके से चल रही है, बिकॉज हम आपके लिए कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आ रहे हैं हमारे न्यू बैच में। न्यू बैच यानी हम दोबारा से आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं। एक बार तो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है। साइंस, मैथ्स, SST, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी है आपका सभी चीज अवेलेबल है। आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट का, आप बस यूट्यूब पे सर्च कर लो, या तो हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो भी आपको सारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जो न्यू वीडियोस हम ला रहे हैं, नए क्वालिटी डिजिटल बोर्ड हमने आपके लिए परचेस किया है। सोचो आपके लिए कितना हम खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हम आपको फ्यूचर में भी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे सके। और आपके अगर कोई छोटे भाई बहन होंगे, वो चाहे 3 साल 4 साल बाद भी अगर ये वीडियोस देखेंगे, उतने ही फ्रेश, उतने ही क्वालिटी वाले वीडियोस आपको नजर आएंगे। तो प्लीज शेयर करते रहना, हमारे बारे में लोगों को बताते रहना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम अगेन पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो चैप्टर है, फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिया, जिसमें हमने समझा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, दो टाइप के हमने न्यूट्रिशन पढ़ने थे यहां पे इस चैप्टर में। तो प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन है, हमने उसको स्टार्ट किया था। हमने देखा कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाता है, हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा और भी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे कि और कौन कौन से प्लांट्स के अंदर कैसे कैसे टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, और एनिमल्स का भी जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है, उसकी भी शुरुआत कर देंगे। और उसके बाद फिर एक और लेक्चर लाऊंगा जो कि होगा थर्ड लेक्चर, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस करा दिया था। दैट इज नथिंग बट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स वगैरह हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखो, हमने एक चीज डिस्कस किया था प्लांट्स के केस में। अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं आपको एक सेकंड के लिए बताता हूं। जो देखो, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई भी प्लांट है, ठीक है ना, अगर मेरे पास कोई भी प्लांट है, तो प्लांट्स के पास क्या होता है, नीचे की तरफ रूट्स होता है, जैसे मैंने बताया था। और ये आपका क्या है, पेड़ है। और ये पेड़ के अंदर क्या है, लीव्स प्रेजेंट है, उसके अंदर फ्रूट्स प्रेजेंट है, और मान लो फ्लावर्स भी प्रेजेंट है। तो ये जो लीव्स है, ये अपना फूड प्रिपरेशन करता है, ये मैंने आपको बताया था, बिकॉज उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। वो क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होता है, जिससे वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। बाकी जो काम है वो रूट्स करता है। रूट्स क्या करता है, यहां से वाटर मिनरल जो भी है एब्जॉर्ब करके जाइलम के थ्रू, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मैंने बताया था, जाइलम के थ्रू कहां तक भेजता है, लीव्स के पास भेजता है। लीव्स अपना फूड प्रिपरेशन कर लेगा, वो वापस कहां से, वापस फ्लोएम के थ्रू वो पूरे पार्ट्स तक सप्लाई कर देगा फूड। मतलब सबको क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा। ये तो आपको मैंने बताया था। लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, आप देखोगे हमारे हवा में, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण जो है, उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मतलब 70-80% प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन काफी ज्यादा होने के वजह से ऐसा क्यों नहीं होता कि जो प्लांट्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रोजन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो नाइट्रोजन लेते हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं कि ऐसे बहुत सारे प्लांट्स है जो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्लांट्स की जो बनावट है वो इस प्रकार है कि जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट लीव से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। मैंने बताया था स्टोमेटा होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सीधा एटमॉस्फेयर से अपने अंदर खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन उनकी बनावट ऐसे नहीं है कि वो नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर ले, तो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है प्लांट्स को। तो इसके लिए वो कुछ और तरीका अपनाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं। मैं अगर बात करूं कि देखो, जैसे तो मैंने बताया कि हवा जो है उसके अंदर नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट है, बट डायरेक्टली प्लांट्स यूटिलाइज कर पा रहे हैं क्या, उसको नहीं कर, प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज इट। बट क्या होता है, उसको हम किसी और फॉर्म में तो प्लांट्स में ले सकते हैं, मतलब हम नहीं देंगे, प्लांट्स ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मछली है। अब मछली को ना ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पानी में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, बिकॉज पानी, वाटर इज मेड अप ऑफ H2O। तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो उसको एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जैसे हम करते हैं वैसा नहीं, मतलब जरूरी ये नहीं है कि एक्चुअल में जो मेथड है उसी से किया जाए, और भी मेथड्स हो सकते हैं। 3+1 4 होता है, लेकिन 2+2 भी 4 होता है ना। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स टू क्रिएट एनीथिंग। तो यहां पे भी सेम चीज, प्लांट क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो नाइट्रोजन को डायरेक्ट हवा से तो नहीं ले सकते, लेकिन उनको किसी और तरीके से मिल सकता है, बाय कन्वर्टिंग इनटू द अदर कंपाउंड्स। यानी वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को, किसमें, कंपाउंड्स में, ठीक है। और वो कंपाउंड्स को जब कन्वर्ट करते हैं, उसी चीज को बोला जाता है फिक्सेशन। क्या कहा जाता है दोस्तों, फिक्सेशन। यानी कि एक उस चीज को फिक्स कर दिया गया है, दैट इज नथिंग बट द नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और यहां पे जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन दिया हुआ है, ये हम लोग सिर्फ बायोलॉजिकल पार्ट देखेंगे, बट मैं यहां पे एटमॉस्फेरिक वाला पार्ट भी बताऊंगा। देखो, थोड़ा ध्यान से समझना, पेशेंस रखना, हाई लेवल का भी साथ में थोड़ा बता के चलता हूं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा आने वाले स्टैंडर्ड्स के लिए भी क्लियर हो जाए। और मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे ही, जैसे मैं आपको बताया, एकदम डीप में घुस के पढ़ाता हूं।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि नाइट्रोजन प्लांट्स डायरेक्ट नहीं ले सकता, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपाउंड में। ठीक है, अब वो जो कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके लिए उसके पास दो मेथड है, मतलब ये जो फिक्सेशन हो रहा है नाइट्रोजन का उसके कंपाउंड में कन्वर्ट होना प्लांट्स के लिए, तो वो फिक्सेशन दो मेथड से हो सकता है, बायोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक। तो यहां पे आपके सिलेबस में सिर्फ बायोलॉजिकल दिया, लेकिन मैं आपको दोनों बता दूंगा, बायोलॉजिकल बता दूंगा, एटमॉस्फेरिक बता दूंगा, थोड़ा ध्यान से समझना। अब बायोलॉजिकल फिक्सेशन की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनका जो रूट्स होता है, रूट जो होता है उसके रूट्स के ऊपर एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये एक बैक्टीरिया है बच्चा, क्या है ये, एक बैक्टीरिया है, और उसका नाम क्या है बच्चा, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, और खासकर कौन से प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिस पे जो भी आउटकम आता है, यानी जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, वो एक प्रोटीन बेस्ड सोर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे लेग्यूमिनस प्लांट का एक एग्जांपल है, लेता हूं, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे एक एग्जांपल है आपका वटाने का प्लांट जिसको पी बोलते हैं, पी प्लांट। आपको पता है वटाना खाते हो, मटर पनीर खाते हो, तो मटर जो होता है ना, मटर, ठीक है, वो ग्रीन कलर का बॉल जैसा जो छील के हम लोग उसमें से मटर निकालते हैं, मटर के दाने निकालते हैं, दैट इज नथिंग बट द पी प्लांट। तो वो पी प्लांट यानी जब उस मटर को हम लोग खाते हैं तो हमें प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। वैसे तो कार्बन, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है नाइट्रोजन। तो यूजुअल तौर पर हर प्लांट में CHO तो प्रेजेंट होता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन N नहीं होता। और जिस प्लांट में N यानी नाइट्रोजन आ गया तो समझ जाना उस प्लांट में प्रोटीन आ गया, और उसको खाने से हमें प्रोटीन मिलेगा। ये थोड़ा हाई लेवल का बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये चीज आप समझ जाओगे ना तो अपने क्लास में हीरो बन जाओगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ दे और आप बोल दोगे तो टीचर्स खुद शॉक हो जाएंगे कि इतना नॉलेज तेरे पास कहां से आया। तो ध्यान से सुनना, तो ये जो नाइट्रोजन है ये आता कहां से, जैसे मैंने बोला प्लांट्स डायरेक्ट तो ऑक्सीजन जैसा कार्बन डाइऑक्साइड जैसा ले नहीं सकता, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, यानी वो कन्वर्ट होता है। तो ये क्या करता है, राइजोबियम जो है, जो रूट्स में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, क्या कर रहा है देखो ध्यान से, लीव्स तो डायरेक्ट नहीं ले सकता, लेकिन रूट्स के अंदर जो बैक्टीरिया है राइजोबियम नाम का, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, यानी अब वो हवा से ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, और उसको कन्वर्ट कर लेता है कंपाउंड में जिसका नाम है नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, और फिर उसको जो नाइट्रोजन चाहिए होता है वो रूट्स उस लीव्स तक पहुंचा देता है, यानी उस प्लांट को सप्लाई कर देता है। और नाइट्रोजन एक बार पहुंच गया तो मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस होगा, यानी प्रोटीन बनेगा इन शॉर्ट। एक और बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एज़ोटोबैक्टर। तो एज़ोटोबैक्टर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये रूट्स में नहीं प्रेजेंट होता, ये प्रेजेंट होता है सॉइल में। तो ऐसे जहां पे लेग्यूमिनस प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उसके सॉइल के आसपास भी अगर आप देखोगे वहां पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है एज़ोटोबैक्टर। इसका भी काम वही है, ये कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में, जैसे कि नाइट्रेट्स में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ ये था नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेकिन ये किसके वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बायोलॉजिकल फिक्सेशन हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल फिक्सेशन कहते हैं। और वही जो दूसरा मेथड था हमारा बायोलॉजिकल के साथ साथ एटमॉस्फेरिक मेथड भी था। तो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन में क्या होता है कि जनरली आप देखोगे कि आसमान वगैरह में बारिश के सीजन में लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म होता है, बिजली कड़कना और बादल गरजना होता है। तो जब ऐसा होता है रेनी सीजन में तो अक्सर क्या होता है कि जो हवा में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये दोनों क्या हो जाते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, यानी ऊपर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का रिएक्शन होता है बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग की वजह से रिएक्शन होता है। और वो रिएक्शन की वजह से क्या बन जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, NO बन जाएगा, NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड NO यानी NO मिल जाएंगे, नाइट्रोजन N ऑक्सीजन O दोनों मिल गए तो क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन यही नाइट्रिक ऑक्साइड हवा में काफी देर तक जब रहेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, यानी और ऑक्सीजन उसमें हमला करेगा, हमला इन द सेंस रिएक्ट करेगा। तो जब और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा NO2, जिसको कहा जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको कहा क्या जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी पहले क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड बना, उसके बाद और ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऊपर क्या प्रेजेंट है, रेन वाटर प्रेजेंट है, बारिश आ रही है तो पानी प्रेजेंट है। तो जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब उस हवा में जो रेन वाटर जो पानी प्रेजेंट है उससे जब डिसॉल्व हो जाएगा, यानी उस पानी में घुल मिल जाएगा, तो डिसॉल्व होने के कारण जो पानी है H2O और ये NO2 का रिएक्शन हो जाएगा, हवा में ही पानी के अंदर ही रिएक्शन हो जाएगा और तैयार हो जाएगा HNO3, जो कि एक बहुत ही खतरनाक एसिड है, मतलब फैक्ट्रीज के लिए खतरनाक है, एसिड है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक एसिड बन जाएगा और वो
बारिश के साथ साथ ही पानी में जमीन में आ जाएगा और जमीन में जाके मिक्स हो जाएगा, यानी सॉइल में जाके मिक्स हो जाएगा। और जहां पे भी सॉइल में मिक्स होगा उस सॉइल में क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। और वहां पे अगर कोई प्लांट्स उग रहा है तो ऑब्वियसली वो लेग्यूमिनस प्लांट होगा, यानी उसके अंदर प्रोटीन का सोर्स होगा बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन। तो इस तरीके से जो फिक्सेशन हुआ वो किसने किया, हमारे वातावरण ने किया, एटमॉस्फेयर ने किया, इसीलिए इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ में आ गया? बहुत अच्छी तरीके से एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया। आप देख सकते हो कितना टाइम हम ले रहे हैं। ऐसे चैप्टर्स यूजुअली आधे घंटे में खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन हम आपको डिटेल में एक एक वीडियो बना के दे रहे हैं, 25-25 आधे घंटे का एक वीडियो। तो सोचो 2 से 3-4 लेक्चर लग जा रहे हैं चैप्टर को कंप्लीट करने में, तो सोच सकते हो हमारा लेवल क्या होगा। तो इस तरीके से हम बेस्ट से बेस्ट चीजें दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जैसे प्लांट्स का हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स के जो न्यूट्रिशन होते हैं दोस्तों और भी कई सारे प्रकार के होते हैं, मतलब और भी तरीके से होते हैं। और कैसे तरीके से प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिल सकता है, उसमें से एक तरीका है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसमें होता क्या है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में, जब 2 या फिर 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप के प्लांट्स दोनों साथ में मिलकर रहने लगते हैं। जैसे होता क्या है ह्यूमन बींग्स में, क्या होता है, हम इंसान, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान है, तो एक इंसान दूसरे इंसान के साथ शादी करता है, करेक्ट है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहते हैं। इसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है, जैसे मेनली क्या होता है, आज के डेट में तो चलो ये हो गया, लेकिन पुराने जमाने में तो होता था। पुराने जमाने में अक्सर ये होता था कि आदमी जो होता था वो पैसे कमाने का काम करता था बाहर जाके, और फीमेल जो होती थी वो क्या करती थी, जो घर संभालने का काम होता था वो करती थी। और इस तरीके से दोनों मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करके लाइफ टाइम जिंदगी जीते थे। उसी प्रकार प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में क्या होता है, कुछ ऐसे 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं। एक प्लांट्स कुछ और काम करेगा, एक प्लांट्स कुछ और काम करेगा, और दोनों जिंदगी भर साथ मिलकर रहेंगे। इस टाइप का जो प्लांट्स, या फिर आप बोल सकते हो इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है, इसको कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और भी कैन से सिम्बायोसिस। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में यही चीज होता है कि भाई दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन इनके केस में, प्लांट्स के केस में, इन दोनों का मेन मकसद क्या है कि भाई तू मेरे को कुछ दे, मैं तेरे को न्यूट्रिशन दे दूंगा, तू मेरे को न्यूट्रिशन दे, मैं तेरे को कुछ और दे दूंगा। तो इस प्रकार से दोनों मिलकर रहते हैं। ये रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन और सिम्बायोसिस रिलेशन, और इस न्यूट्रिशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। याद रहेगा बच्चा, क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या है, लाइकन। तो लाइकन एक ऐसा बोल सकते हो दोनों का मिला हुआ, 2 अलग अलग प्लांट्स का मिला हुआ प्रजाति है। एक ऐसा चीज है जो जनरली बनता है अलगी से। तो अलगी का जो पार्ट है, आपको पता है अलगी जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अलगी मतलब काई, जो टेरेस के ऊपर बारिश के दिनों में काई लग जाती है, देखो जिसके ऊपर अगर पैर रख दिया जाए तो स्लिप हो जाते हैं, तो उसको काई बोलते हैं, दैट इज अलगी। तो अलगी जो होता है जनरल तौर पे देखा जाए तो अलगी और भी कलर के होते हैं, रेड ग्रीन होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, ब्लू ग्रीन होता है, तो ग्रीन कलर के ज्यादा होते हैं। तो ग्रीन हो गया, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन अलगी के ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, मतलब कोई उसको छत नहीं दे रहा। अलगी के पास वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करने की ताकत नहीं होती, कैपेबिलिटी नहीं होती, बस वो अपना नॉर्मल तौर पे खाना बना सकता है बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट। लेकिन ये जो फंगस है, ये फंगस के पास शेल्टर होता है। फंगस के पास क्या होता है, शेल्टर होता है। आप जितने भी फंगस ले लो, एग्जांपल के तौर पे मशरूम, तो इसके पास क्या होता है, शेल्टर होता है। तो ये क्या बोलता है, फंगस क्या बोलता है, भाई अलगी तेरे पास तो खाना है, मेरे पास शेल्टर है, शेल्टर के साथ साथ मैं वाटर और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करने में माहिर हूं, मैं वाटर और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता हूं सॉइल में से, जो कि तू नहीं कर पाएगा। तो मैं तेरे को सॉल्ट दूंगा, मिनरल्स दूंगा, वाटर दूंगा, मैं तेरे को शेल्टर दूंगा, तू मेरे को खाना दे दे। और इस तरीके से ये दोनों का मेल मिलाप हो जाता है। तो अलगी और फंगी दोनों एक साथ मिल जाते हैं और एक नया चीज बनता है जो कि होता है लाइकन, ठीक है। और इसी रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और न्यूट्रिशन जो एक्सचेंज हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। समझ में आ गया, दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला टाइप का न्यूट्रिशन कौन सा है, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। अब हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स क्या होता है, देखो इसके पहले जो भी हमने पढ़ा वो ऑटोट्रॉफिक प्लांट था। याद है हम लोग ने ऑटोट्रॉफिक प्लांट चालू किया था कि ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ये देखा था। अब ये जो प्लांट का जो टॉपिक आया है, ये है हेटेरोट्रॉफिक प्लांट। अब ये जो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट है, ये है क्या एक्चुअल में, समझ में आ रहा है, ये क्या बताने की कोशिश कर। तो ये जो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट है, ऐसे प्लांट्स होंगे जो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, बिकॉज इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा। क्योंकि नाम में ही देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, मतलब अपना फूड वो खुद नहीं बना सकते। तो जनरल तौर पे ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक मतलब पैरासाइट्स होते हैं ये। जैसे हमारे शरीर के अंदर कीड़े आ जाते हैं, पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर कीड़े होते हैं, उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। उसी प्रकार प्लांट्स में भी जो प्लांट्स किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, उसको जनरल तौर पे कहा जाता है पैरासिटिक प्लांट्स। ये प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं किसी और के बॉडी पे, यानी कोई दूसरा प्लांट है, कोई बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा प्लांट है, उसके ऊपर जाके चिपक गए। आपने वो देखा है क्लाइंबर्स,
ठीक है, आपने देखा होगा येलो कलर का वायर जैसा क्लाइंबर्स होता है, लीफलेस क्लाइंबर्स होता है। खाली उसकी जैसे जैसे मनी प्लांट आपने देखा है, मनी प्लांट तो वैसे है नहीं इसका एग्जांपल, लेकिन मनी प्लांट जैसा आपने टेंड्रिल्स देखा होगा या फिर आपने क्लाइंबर्स देखा होगा जो एक बड़े बड़े पेड़ के ऊपर, स्टेम के ऊपर पकड़ पकड़ के वायर जैसा चढ़ जाता है ऊपर तक। तो वो क्या करता है, वो सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी बड़े बड़े लंबे चौड़े जो प्लांट होते हैं ना, जनरली बिग ट्री के ऊपर ये ग्रो करते हैं, तो बड़े बड़े ट्री के ऊपर वो वायर जैसा लपेट के चढ़ जाएंगे और उसी प्लांट के बॉडी में से क्या करते हैं वो लोग, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्टेन फूड करते हैं, खाने को एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरीके से अपना वो जिंदगी बिताते हैं। तो जिंदगी भर ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, पैरासाइट जैसा चिपके हुए रहते हैं किसी और प्लांट में, इसीलिए कहा जाता है इसको पैरासिटिक प्लांट्स। और ये पूरे प्रोसेस को हम लोग हेटेरोट्रॉफिक प्लांट बोलते हैं बिकॉज दे डिपेंडिंग ऑन अदर्स। एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल है कस्क्यूटा। तो कस्क्यूटा जो मैंने आपको बताया ना, येलो लाइक लीफलेस क्लाइंबर्स होते हैं एकदम वायर जैसे, उसको कस्क्यूटा कहा जाता है। वैसे लॉरेंथस इज ऑल्सो एन एग्जांपल। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, आप लोग याद रख लेना। समझ में आ गया हेटेरोट्रॉफिक प्लांट? और भी एग्जांपल है, चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्टिवरस प्लांट। अब नाम से शायद पता चल जाए आपको, इंसेक्टिवरस प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट्स, हेटेरोट्रॉफ तो है मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन ये इंसेक्टिवरस है। और इंसेक्टिवरस का मतलब होता है कीड़े खाने वाले पेड़। यस, आप सही सुन रहे हो, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। अब इंसेक्ट छोटी मोटी फ्लाइज हो सकती है, मॉस्किटोस हो सकती है, छोटे मोटे बटरफ्लाई हो सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, छोटी चीजें। तो इंसेक्टिवरस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जनरली इंसेक्ट को खाते हैं और उन्हीं से वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स जो उनको चाहिए, क्योंकि मेन खाने का मकसद हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट्स को लेना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के फॉर्म में जो भी है, तो वो न्यूट्रिएंट्स को उससे इंसेक्ट से एब्जॉर्ब करते हैं और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स। और जनरली ये जो प्लांट्स होते हैं ये सॉइल में भी ग्रो करते हैं, पानी के अंदर भी ग्रो करते हैं, और ऐसे सॉइल या फिर वाटर जिसमें नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो कम हो, डेफिशिएंट मतलब ना के बराबर हो। जैसे हमने अभी पहले देखा, तो कुछ ऐसे प्लांट्स थे लेग्यूमिनस प्लांट जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा था, तो वैसे नहीं होने चाहिए, नाइट्रोजन डेफिशिएंट होने चाहिए। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ड्रोसेरा ब्यूरमैनी और वीनस फ्लाईट्रैप। तो ड्रोसेरा ब्यूरमैनी में क्या होता है ना, नॉर्मली कलरफुल पिंक कलर का फ्लावर जैसा दिखने वाला एक पेड़ होता है और उसमें बहुत स्टिकी स्टिकी चीज लगी होती है। इंसेक्ट आता है, उसको लालच आता है, भाई ये तो बहुत खूबसूरत पेड़ दिख रहा है, इसमें से मैं रस चूसता हूँ। जैसे बटरफ्लाई, हनी बीज आते हैं ना रस चूसने के लिए, वो रस चूसने के लिए उसके ऊपर बैठते क्या है, वो पूरा स्टिकी जो सब्सटेंस होता है लिक्विड जैसा, वो उससे चिपक जाते हैं, और चिपक जाते मतलब वो उड़ नहीं पाते, वहां से बच के नहीं निकल पाते, और धीरे धीरे वहीं पे वो दम तोड़ देते हैं। और उसके बाद ये भाई साहब जो है, ये जो प्लांट है जिसका नाम है ड्रोसेरा ब्यूरमैनी, वो क्या करता है, उस इंसेक्ट को धीरे धीरे अपने अंदर समा लेता है और उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिल सकेंगे उसके बॉडी से वो एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर स्टोर करता है, जिससे वो अपना गुजारा कर पाता है। वैसे ही होता है वीनस फ्लाईट्रैप। तो वीनस फ्लाईट्रैप अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिखेगा एक ऐसा मुंह खोलने वाला प्लांट दिखता है, जो आपने कार्टून में भी देखा होगा। तो ऐसा मुंह खोलने वाला प्लांट रहता है ऐसा, जिसके ऊपर कांटे लगे होते हैं और अंदर जो है मस्त एकदम अट्रैक्ट करने की चीजें होती है, जैसे कोई भी इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट हो जाए। तो जैसे वो इंसेक्ट जो होता है वो अट्रैक्ट होकर उस खुले हुए मुंह के अंदर आके बैठता है, सोचता है कि चलो आराम कर लूंगा, कुछ खा लूंगा, तो वो बैठता है। तो धीरे धीरे ये जो भाई प्लांट है ना वीनस फ्लाईट्रैप, ये क्या करते हैं, ये अपने आप को बंद कर लेते हैं। जैसे बंद कर लेंगे विदाउट ऑक्सीजन, अंदर घुटन होने लगेगी उस इंसेक्ट को, वो फिर मर जाएगा। और धीरे धीरे वो प्लांट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करके उसके अंदर के जो न्यूट्रिशन है उसको वो खा लेता है और उससे अपना गुजारा करता है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इंसेक्टिवरस प्लांट्स, इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला जो टाइप का प्लांट्स है वो है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। अब ये जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स है ये क्या होते हैं, ये भी होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो हेटेरोट्रॉफिक है, तो ये सैप्रोट्रॉफ नाम क्यों रखा है, क्योंकि ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खाते हैं डेड डीकेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी सड़ी हुई गली हुई कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो खाना फेंका हुआ हो इंसान द्वारा या फिर डेड बॉडीज, कोई जानवर है मर गया, एक्सीडेंट हुआ किसी भी जानवर का, जैसे आए दिन आपने देखा होगा कि डॉग्स कैट्स वगैरह जो है कभी कभार गाड़ी के नीचे आके दब जाते हैं, तो उसकी जो बॉडी होती है वो कोई जनरली उठा के इंसान जैसे लेके जाते हैं वैसा नहीं लेके जाते, वो वैसी पड़ी होती है, सड़ी रहती है। तो वो क्या करते हैं, ये जो सैप्रोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहां पे ये डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, किसी की बॉडी डेड बॉडी सड़ रही है उसी में ग्रो करेंगे, उसके आसपास ग्रो करेंगे। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग सैप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं, और इसको एक और नाम से जाना जाता है सैप्रोट्रॉफ्स या फिर सैप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स भी कहा जाता है, याद रखना। तो एग्जांपल क्या है, जैसे कुछ फंगस जो होते हैं वो जनरल तौर पे उगते हैं, तो जैसे मशरूम्स हो गए, तो आपने अक्सर देखा होगा मशरूम जहां पे सड़ी हुई लकड़ी होती है,
कुछ ऐसे गंदगी होती है, वहां पे मशरूम ग्रो करते हैं। मैं बात कर रहा हूं खाने वाले मशरूम की नहीं, उसकी तो फार्मिंग की जाती है अलग से। व्हाइट कलर का जो मशरूम जनरल तौर पे हम खाते हैं होटल्स में जो मिलता है वो अलग है, वो हमको खेती करने से मिलता है। लेकिन जो रेडिश ब्राउन कलर के जो मशरूम्स जो अक्सर जंगलों में या फिर कुछ ऐसे दीवार के कोने में आपको देखने मिल जाते हैं, तो वो मशरूम जहरीले होते हैं। पहली बात तो हम उसको खा नहीं सकते, एंड वो क्यों जहरीले होते हैं, क्योंकि वो सड़ी हुई चीज को खा के खुद ग्रो हो रहे हैं, तो हम उसको खाएंगे तो हम तो सीधा, समझ गए। तो मशरूम्स, ईस्ट, कुछ ऐसे चीजें होती है, ये सब क्या होते हैं ना, डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, ठीक है। अब जनरल तौर पे क्या करते हैं ये लोग, ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपने अंदर से क्या करते हैं, ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एक तरीके का केमिकल्स होता है, वो रिलीज करते हैं डेड बॉडी के ऊपर, ताकि एक लेयर बन सके और वो लेयर से जो भी एब्जॉर्प्शन होगा वो कर सके, ताकि वो डाइजेशन और उसका जो भी कार्बन कंपाउंड्स उसके अंदर है, बिकॉज वी नो दैट आवर बॉडी एंड ऑल द बॉडीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म सब कार्बन से बने हुए हैं, तो कार्बन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट कर सके, यानी ब्रेक डाउन कर सके और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर सके और अपना गुजारा कर सके। इस प्रकार की चीजें होती है इस टाइप के प्लांट्स में, यानी सैप्रोफाइटिक प्लांट में। समझ में आ गया, क्लियर है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। तो दैट्स इट, ये जो है आपका ये क्या था, सैप्रो टाइप के सैप्रोफाइट्स और जितने भी हेटेरोट्रॉप्स थे ये सब चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जो अगला टॉपिक है वो है रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका रोल क्या है और उनका इफेक्ट क्या है अगर प्लांट्स में मान लो वो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। जैसे हम लोग के अंदर अगर ब्लड के अंदर आयरन की कमी हो गई तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे खून की कमी हो गई, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है ना। कभी कभी ब्लड की ये हो जाती है प्रॉब्लम, कभी शुगर ज्यादा हो गया तो डायबिटीज हो जाता है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सेम प्लांट्स में भी बहुत सारी डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। क्या क्या है मैं शॉर्ट में बता दूंगा, वैसे सिलेबस में आपके दिया हुआ है सब चीज, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले नाइट्रोजन, तो मान लो नाइट्रोजन अगर प्लांट्स में है तो इसका काम क्या है, नाइट्रोजन का सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन बनाना, जैसे मैंने बताया था, ठीक है ना। ये क्या है, प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और क्लोरोफिल और साइटोप्लाज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मान लो अगर न्यूट्रिएंट जो हमारा नाइट्रोजन है अगर ना रहे, अगर डेफिशिएंसी हो गई, मतलब प्लांट्स में नहीं है, तो समझ जाना कि वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, शॉर्ट हाइट कर रहेगा और उसकी जो लीव्स होगी वो येलो पड़ने लगेगी। ये आपका एक डिसएडवांटेज हो सकता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। इसके अलावा है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। तो मेन फंक्शन क्या है इसका, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने बताया क्लोरोफिल के अंदर वो क्षमता होती है लीव्स के अंदर, लेकिन क्लोरोफिल के अंदर भी केमिकल्स प्रेजेंट है, तो उसमें से वन ऑफ द केमिकल इज फॉस्फोरस, जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तब जाके वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पे और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाता है लीव्स प्लांट्स के अंदर का। तो अगर ये नहीं है, फॉस्फोरस ही प्रेजेंट नहीं है, तो भाई जो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन है नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फूड प्रोसेस नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से लीफ जो है फॉल होने का चांसेस होता है, यानी कि जल्दी जल्दी अर्ली स्टेज पे ही प्लांट्स का जो लीफ है, जो पत्तियां है वो गिरने लग जाती है, फ्लावरिंग लेट आता है, रूट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। इसके अलावा पोटेशियम नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिस प्रकार हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, खाना खाना पच जाना, वैसे ही बहुत सारी चीजें प्लांट्स में भी होती है, तो वो करने के लिए हमें चाहिए होता है पोटेशियम। और अगर ये नहीं है तो स्टेम जो होते हैं, जो तने होते हैं, स्टेम जो होते हैं वो कमजोर पड़ सकते हैं, लीव्स जो है वो थोड़े से मुड़ सकते हैं, विल्टिंग हो सकता है और कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। उसके अलावा मैग्नीशियम क्लोरोफिल प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा और लीव्स येलो पड़ने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्लोरोफिल ही बनाता है ना, मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाता है और क्लोरोफिल ही नहीं बन पाया, अगर मैग्नीशियम नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के नहीं हो पाएंगे, इसके लिए वो क्या पड़ने लगेंगे, येलो पड़ने लगेंगे, येलोइंग ऑफ लीव्स होने लगेगा। इसके अलावा आयरन, तो आयरन भी क्लोरोफिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अगर नहीं होता तो फिर भी लीव्स जो है वो येलो पड़ने लग सकते हैं। इसके अलावा मैंगनीज, ये प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स है, ठीक है ना, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, मेल के अंदर होता है, जो दाढ़ी मूंछ ये सब जो आता है ना मर्दाना, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आता है। वैसे फीमेल में होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से वो लड़की का कैरेक्टर उसमें आता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, तो हार्मोन्स के लिए चाहिए मैंगनीज, और अगर ये नहीं है तो प्लांट्स की जो हाइट है वो रुक जाती है और लीव्स के ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे आ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों में आपको ब्लैक ब्लैक कलर के बहुत सारे दाग धब्बे देखने मिल जाएंगे। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द मैंगनीज। एंड लास्ट में है जिंक, तो ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड इंटरमीडिएट, हार्मोन्स बनाने के लिए एंड उसके बहुत सारी चीजें बनाने के लिए काम आता है, और ये नहीं है तो ग्रोथ रुक सकता है, लीव्स भी येलो पड़ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे जिसका क्या फंक्शन है और उसकी कमी से क्या क्या हो सकता है प्लांट्स में, ये हमने बता दिया। अब यहां तक जो भी पार्ट हमने पढ़ा, चाहे लेक्चर नंबर 1 का हो और आज का जो लेक्चर हो, इन दोनों में हमने पूरे जो टाइप के प्लांट्स थे, क्या क्या न्यूट्रिशन हो सकता है, ये सब चीज कवर कर दिया।
आज से ये प्लांट का टॉपिक खत्म। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं न्यूट्रिशन एनिमल में कैसा हो सकता है, उसकी थोड़ी सी झलक देखेंगे, फिर ये लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल तौर पे हम अभी से बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो जिस प्रकार प्लांट्स में न्यूट्रिशन था कि उसको चाहिए न्यूट्रिशन बिकॉज हमको अपने बॉडी को ग्रो करना है प्लांट्स को, वैसे ही सेम ह्यूमन बींग्स को भी या फिर कोई भी एनिमल्स को भी न्यूट्रिशन खाना क्यों चाहिए, क्योंकि वो अपना हाइट बढ़ाना चाहता है, वो बॉडी बनाना चाहता है, वो अंदर के जो प्रोसेस जो ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं वो सब चीज करना चाह रहा है। तो ये केस में, एनिमल्स के केस में, मतलब एनिमल्स में हम इंसान भी आ जाते हैं, ये चीज याद रखना। तो इस केस में क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हो जाता है। चाहे हम मुंह के अंदर जब खाना डालते हैं तो उसको बोलते हैं इंजेशन, और चाहे इजेशन हो, यानी कि जब हम वेस्ट प्रोडक्ट सुबह सुबह जाते हैं बाथरूम में बाहर निकालने के लिए, सुबह सुबह जाते हो कि नहीं, बैठते हो कि नहीं, तो वो चीज जो होता है इजेशन कहा जाता है। यानी फ्रॉम टेकिंग द फूड इनसाइड टू रिलीजिंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज ओवरऑल प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिशन ओवरऑल जो एनिमल्स में होता है। तो उसका एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारे में इंजेशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, खाना मिलना, हमें एनर्जी मिलना। एनर्जी कैसे मिलता है, जब हम खाना खाएंगे। तो मान लो मैं अपने हाथ से खाना उठा के मुंह के अंदर डाला, तो जैसे ही मैं फूड को ले रहा हूं अंदर, फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। तो जैसे मैंने खाना खाया, अब वो कहां जाएगा, पेट में जाएगा विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप। पेट में गया, पेट में होता है बहुत सारे एंजाइम्स और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो उस खाने को तोड़ मरोड़ के क्या करते हैं, खाना पचाने की कोशिश करते हैं। यानी उस फूड को क्या करता है, वो पेट क्या करता है, कन्वर्ट करता है। यानी डाइजेशन में क्या हो रहा है, फूड जो है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हमने खाया, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर थे उसके अंदर, वो हमने खाया, अब उसको वो सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में उसने कन्वर्ट कर दिया। मतलब अब वो चीज डाइजेस्ट हो चुका। लेकिन जैसे डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो डाइजेशन होने के बाद पेट में से जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कहां जाएगा वो, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप देखोगे तो वो क्या करेगा, बहुत सारे माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोविलाइज मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वो उस सॉल्युबल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करेंगे। यानी इस एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो सॉल्युबल फूड था वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविलाइज। ये इसमें नहीं है लेकिन मैं अपने मन से बता रहा हूं, यानी कि आपको हायर स्टैंडर्ड के हिसाब से भी बता रहा हूं। तो वो ब्लड में कैसे पहुंचता है, हम हमारे अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाइज होती है वो उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देता है। तो वो एब्जॉर्प्शन में होता है। उसके बाद होता है असिमिलेशन। तो मैंने ये शुरुआत में भी बताया था इस चैप्टर के, असिमिलेशन यानी यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड, जो भी ब्लड में वो खाना आया लिक्विड के फॉर्म में, सॉल्युबल फूड के फॉर्म में, उसका यूटिलाइजेशन करना सेल्स के द्वारा, ताकि एनर्जी बनाया जा सके, और साथ ही में और भी जो काम है यानी डैमेज सेल्स को रिपेयर करना, बाकी चीज करना, वो सब कर सके। और लास्ट में होता है इजेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने अपना काम करके एब्जॉर्प्शन कर लिया, ब्लड में भेज दिया, ब्लड भेज देगा सेल्स के अंदर, अपना खाना पीना बनाएगा, एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है लास्ट का जिसको बोलते हैं रेक्टम, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जमा हो जाता है, और एक टाइम के बाद जब वो भर जाता है तो हमें प्रेशर फील होता है, और हम सुबह सुबह जाके उसको रिलीज करते हैं। दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द इजेशन, यानी रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज इजेशन। तो ये ओवरऑल प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से हमारे शरीर में, एनिमल्स के शरीर में, हमारे शरीर में जो होता है वो फूड जो है एब्जॉर्ब होकर न्यूट्रिशन हमें मिलता है। समझ में आ गया, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ओके। अब एक और टॉपिक है जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, इसको देख लो, और इसका जो डिटेल होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या क्या टाइप्स है एनिमल्स में, तो 3 टाइप के होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में अगर क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड वी ईट, कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसा फूड खाता है उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन है। जैसे हर्बीवरस जो होते हैं, कार्निवरस जो होते हैं, उसके बाद ओमनीवरस है, स्कैवेंजर्स है, डिकम्पोजर्स है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज नहीं बच्चा, ये बस ओवरव्यू बता रहा हूं, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सैप्रोजोइक के अंदर भी आ जाता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सभी चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये इतना बेहतरीन वीडियो जो मैंने आपको बना के दिया है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 का वेट कर लेना, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बचे कुछ टॉपिक्स। तो बस हमारा सपोर्ट और साथ देते रहना। चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। बताओ यार इतना डिटेल कंसेप्चुअल नॉलेज दिया जा रहा है यहाँ पे, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आए हो चैनल में, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।